गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे कि कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंट क्या होते हैं पोलिनेशंस के। ठीक है। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है। ठीक है। हम इसको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस समझने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इन ब्रीडिंग क्या होता है और आउट ब्रीडिंग क्या होता है। पहले हम इन ब्रीडिंग समझते हैं। इन ब्रीडिंग को जब आप समझोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि आउट ब्रीडिंग बेसिकली क्या होता है। इन ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब सेम स्पीशीज के बीच में बार बार रिप्रोडक्शन होता रहता है, यानी तो उससे बेसिकली क्या होता है उसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। इनब्रीडिंग का अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें अगर आप क्लियरली देखेंगे इस वाले डायग्राम में तो फ्लावर है। ठीक है। उसके दो मेन पार्ट हैं, एक है फीमेल और एक है मेल। मेल है हमारा यहाँ पे एंथर, फीमेल है पिस्टिल। ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, अगर पिस्टिल में वो डीपली बढ़े तो स्टिग्मा होता है इसका फीमेल का। अगर हम क्लियरली देखें तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन बार बार इस स्टिग्मा के ऊपर आएंगे। तो मतलब इनब्रीडिंग मतलब एक ही एंथर एक ही स्टिग्मा के ऊपर बार बार लाई करेगा, यानी सेम फ्लावर यानी ऑटोगैमी करेगा। तो उससे बेसिकली क्या होगा, इनब्रीडिंग, इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग प्रोसेस। तो सेम स्पीशीज के बीच में या सेम रिलेटेड स्पीशीज के बीच में जब रिप्रोडक्शन होता है उसको हम इनब्रीडिंग प्रोसेस कहते हैं। इनब्रीडिंग मतलब अगर हम तोड़ के पढ़े इनब्रीडिंग को तो इनब्रीडिंग को तोड़ के पढ़ी, इनका मतलब सेम, ब्रीडिंग मतलब मीटिंग करना। तो एक ऐसी स्पीशीज जो बेसिकली सेम स्पीशीज के साथ मीटिंग करती है। सेम स्पीशीज से अगर हम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट पढ़े तो इससे मतलब क्या है कि एक ही सेम फ्लावर के अंदर स्टिग्मा भी है एंड एंथर भी प्रेजेंट है। अगर ये स्टिग्मा बार बार उसी सॉरी अगर ये एंथर का निकला हुआ पोलन ग्रेन बार बार उसी स्टिग्मा के ऊपर लाई करेगा तो बेसिकली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उस फर्टिलाइजेशन से बेसिकली क्या होगा कि इनके अंदर वेरिएशन नहीं आएगा। तो इनब्रीडिंग के अंदर वेरिएशन बहुत कम आता है, ये अडेप्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्टिग्मा का जेनेटिक सेम है, एंथर का जेनेटिक सेम है, पोलन ग्रेन जेनेटिकली सेम है, तो सब कुछ जेनेटिकली सेम है। अगर यहाँ पे इनब्रीडिंग प्रोसेस होगा तो बेसिकली होगा क्या कि सब कुछ सेम है। तो जेनेटिकली अगर सब कुछ सेम होगा क्या वेरिएशन आएगा, नहीं। तो इससे वेरिएशन कभी नहीं आ सकता। अगर इनब्रीडिंग आप कर रहे हो तो कभी वेरिएशन ही नहीं आएगा, क्योंकि सेम सेम स्पीशीज के जो जीन होंगे वो रिपीट होते जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, सपोज करो आप, ये फ्लावर है, ये एक और फ्लावर प्रोड्यूस करता है एफ। तो ये फ्लावर जब एफ प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एफ फ्लावर जो बेसिकली होगा ये बिल्कुल इसकी तरह ही होगा, सेम एज इट इज। कोई डिफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, ना एंथर ना जेनेटिकली कोई मॉडिफिकेशन नहीं। तो इन ब्रीडिंग में बेसिकली क्या होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं आता। इन्हीं वेरिएशन की वजह से क्या होता है, कोई भी स्पीशीज लंबे समय तक जिंदा रह नहीं रह पाती, वो सर्वाइव नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि इनके अंदर वेरिएशन ही नहीं है। सपोज करो मैं अगर पर्टिकुलर अपने रूम में हूँ या फिर मैं कहीं पर हूँ, वहाँ पे जो मेरा एनवायरनमेंट है बिल्कुल सही है, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं वो मेरी चॉइस है। बट अगर सपोज करो मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाऊँ जहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री हो, जहाँ पे काफी ठंड हो, तो बेसिकली वहाँ मैं कैसे कपड़े पहनना पसंद करूंगा, गर्म कपड़े पहनना पसंद करूंगा, कोट ब्लेजर इस टाइप के कपड़े। तो जो मुझे वार्म प्रोवाइड करे, जो मुझे गर्मी प्रोवाइड करे, मैं इस टाइप के कपड़े पहनूंगा। क्यों पहने मैंने कपड़े, क्योंकि मैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया, मेरे पास वेरिएशन आ गया, दैट इज वाई। लेकिन इन ब्रीडिंग में बेसिकली क्या होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आता। तो जब कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्या कोई भी जो पर्सन है, सपोज करो मैं -40 डिग्री में चले जाऊं और विदाउट वार्म क्लोथ वहां पे रहूं, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा, नहीं। इट कुड बी हैपन दैट कि सम पर्सन विल बी डाई अगर वो गर्म कपड़े ना पहने। तो बेसिकली क्या होगा, इन ब्रीडिंग में ये जो होते हैं ये इजिली डाई हो जाते हैं। इजिली मतलब कम समय में, ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते। इन ब्रीडिंग इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग। ठीक है। अगर ये बेसिकली इन ब्रीडिंग प्रोसेस अगर प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन होता है, कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन मतलब ऑटोगैमी, तो बेसिकली क्या होगा, इन ब्रीडिंग क्रिएट होगा। उस इन ब्रीडिंग क्रिएशन से बेसिकली क्या होगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। जब कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, जब प्लांट इजिली डाई हो जाएगा, मतलब कम समय में जल्दी मर जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा, उसको डिप्रेशन सिचुएशन आ जाएगी, प्लांट को डिप्रेशन सिचुएशन आ जाएगी। डिप्रेशन क्यों आ रही है, क्योंकि वो कम टाइम में जल्दी डाइट हो रहा है। तो बेसिकली इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन।
तो ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है ये बेसिकली किसकी वजह से आ रहा है डिप्रेशन प्लांट को? ये डिप्रेशन आ रहा है इनब्रीडिंग प्रोसेस की वजह से। तो प्लांट बेसिकली क्या करता है, इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए एक न्यू टेक्निक इवॉल्व करता है, और उस टेक्निक का नाम है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही सेम फ्लावर है, उसी फ्लावर का एंथर स्टिग्मा लाई करके जा रहा है, जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं हो रहा, तो प्लांट डिप्रेशन में जा रहा है। और प्लांट अगर डिप्रेशन में जाएगा तो उसको बोलेंगे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। लेकिन अब प्लांट इससे निकलना चाहता है तो क्या करेगा? तो प्लांट अपनाएगा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो अगर आप आउट ब्रीडिंग की डेफिनेशन पढ़े क्लियरली तो आप देखेंगे कि आउट ब्रीडिंग का मतलब है डिफरेंट डिवाइस, मतलब कि इन ब्रीडिंग का मतलब कि सेम एंथर सेम स्टिमा के ऊपर लाई कर रहा है। लेकिन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या होगा, अलग अलग फ्लावर का एंथर अलग अलग स्टिग्मा के ऊपर लाई करेगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का स्टिग्मा और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का एंथर यूज होगा फर्टिलाइजेशन के लिए तो यहाँ पे वेरिएशन आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आई होप आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस और इन ब्रीडिंग समझ में आ गया होगा। तो आउट ब्रीडिंग में ज्यादा वेरिएशन आएगा, दैट इज वाई। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस एक ऐसा डिवाइस होता है जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम करता है प्लांट को, ठीक है, यानी बाहर निकालता है। तो आउट ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आउट ब्रीडिंग में क्या होता है, वेरिएशन आएगा। वेरिएशन आएगा तो प्लांट लंबे समय तक जी पाएगा, रह पाएगा, लाइफ उसकी बढ़िया होगी और मॉडिफाई कर पाएगा अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि आउट ब्रीडिंग में बेसिकली क्या होगा, अलग अलग प्लांट के आंसर अलग अलग प्लांट के स्टिग्मा होंगे, या फिर सेम फ्लाम सेम प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर के आंसर और स्टिग्मा यूज होंगे, जिसको हम ज्यूटोनोमी गैमी कहते हैं। तब भी हल्का फुल्का वेरिएशन आएगा। सो ड्यू टू दिस वेरिएशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। सो क्लास आई होप आपको आउट ब्रीडिंग इनब्रीडिंग समझ में आ गया। अब अगर हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन है फ्लोरिंग प्लांट डेवलप डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करना है, मतलब कि हमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं चाहिए, हमें बेसिकली क्या चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन। तो डिस्करेज दी सेल्फ पोलिनेशन एंड एनकरेज दी क्रॉस पोलिनेशन, इट्स कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को अगर हम सिंपली फॉर्म में बोले तो जीनोगैमी प्रोसेस या ज्यूटोनोमी गैमी गैमी प्रोसेस। अगर ये दो प्रोसेस किसी प्लांट में हो रहे हैं तो इट्स मीन वेरिएशन आएगा, और इन्हीं वेरिएशन की वजह से प्लांट लंबे समय तक लिव कर पाएगा। सो क्लास आउट ब्रीडिंग प्रोसेस जो है वो कितने टाइप का होता है? मेनली 4 टाइप का आउट ब्रीडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है क्लास। अब हम समझते हैं कि ये डिफरेंट टाइप से कौन कौन से हैं जो बेसिकली इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करते हैं। जो 4 मेन टाइप है, फर्स्ट टाइप है उसका रिसेप्टिविटी। ये पॉइंट हम एक एक करके डीपली डिस्कस करेंगे, रिसेप्टिविटी क्या होता है। सेकंड जो पॉइंट है वो है पोजीशन। थर्ड है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, या फिर हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को इनफर्टाइल भी बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती उसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। फोर्थ है उसका यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी मर्ज है। तो बेसिकली ये 4 मेन डिवाइसेस होते हैं जो प्लांट अपनाता है टू ओवरकम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन, टू ओवरकम द सेल्फ पोलिनेशन। कौन कौन से हैं? रिसेप्टिविटी, पोजीशन, सेल्फ कंपैटिबिलिटी और इनफर्टाइल एंड यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। सो क्लास जो फर्स्ट पॉइंट है आउटब्रीडिंग प्रोसेस का वो है रिसेप्टिविटी। अब हम इस रिसेप्टिविटी को समझते हैं, रिसेप्टिविटी एक्चुअली में होता क्या है। रिसेप्टिविटी का अगर मैं सिंपल फॉर्मेशन में बात करूं तो रिसेप्टिविटी का मतलब होता है एक्टिव होना या फिर मैचुरेशन अटेन करना। इस रिसेप्टिविटी, इसको हम रिसेप्टिविटी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। मीन्स ऑफ रिसेप्टिविटी इज एक्टिव होना और मैच्योर होना। मतलब जब पिस्टल मैच्योर होता है या फिर पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, फिर एंथर मैच्योर होता है, उस प्रोसेस को हम रिसेप्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ पोलन ग्रेन और एंथर और मैचुरेशन ऑफ स्टिग्मा, इट्स कॉल्ड द रिसेप्टिविटी। अब रिसेप्टिविटी से हम बेसिकली समझते हैं कि रिसेप्टिविटी से कैसे इस कंडीशन को, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को और सेल्फ पोलिनेशन को इनहिबिट करता है प्लांट। तो लेट्स स्टार्ट। अब बेसिकली क्या होगा, रिसेप्टिविटी का मतलब क्या, पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। मतलब कि स्टिग्मा मैच्योर हुआ नहीं है, पोलन ग्रेन आके लैंड कर गए। अगर कोई चीज पहले से मैच्योर नहीं है, अगर पोलन ग्रेन लैंड कर जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सपोज करो 2 पर्सन है, एक मेल है एक फीमेल है। मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन
चालू है, स्पर्म का प्रोडक्शन वो हो सकता है, लेकिन फीमेल के अंदर ओवम रिलीज ही नहीं हुए, तो बेसिकली क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है, पोलन ग्रेन मैच्योर है, जब आके पोलन ग्रेन लाई करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रोसेस से बेसिकली क्या क्या होता है, प्लांट क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को इनिबिट करता है और ज्यूटोनोगैमी और जीनोगैमी को इवॉल्व करता है। कैसे आप समझते हैं? अगर आप इस डायग्राम को क्लियरली देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज पता चलेगी, जो ये पोलन ग्रेन मैंने बनाए हैं, ये जो पोलन ग्रेन है बिल्कुल मैच्योर है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन जब लाई करेंगे किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा हमारा इन रिसेप्टिव है। इन रिसेप्टिव मतलब कि इमैच्योर है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ, कैपेबल नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन के लिए। तो बेसिकली क्या होगा कि स्टिग्मा बेसिकली क्या होगा, इमैच्योर है। तो यहाँ पे स्टिग पोलन तो रिलीज हो रहे हैं पहले ही, मतलब पोलन ग्रेन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा रिसेप्टिव, मतलब कि यहाँ पे स्टिग्मा भी मैच्योर हुए नहीं, पोलन ग्रेन आके लैंड कर गए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर सेकंड डायग्राम की बात करें तो इसमें आप क्लियरली देखिए, यहाँ पे पोलन ग्रेन इमैच्योर है, मतलब पोलन ग्रेन अभी मैच्योर नहीं हुए, यहाँ पे स्टिग्मा मैच्योर हो गया। तो जब स्टिग्मा यहाँ पे मैच्योर हो जाएगा और पोलन ग्रेन मैच्योर नहीं होंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन नहीं आएंगे, और जब उनके ऊपर पोलन ग्रेन नहीं आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखें अच्छे से, तो एक कंडीशन में बेसिकली क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन मैच्योर है, पोलन ग्रेन लैंड करते हैं स्टिग्मा पे, लेकिन स्टिग्मा हमारा मैच्योर नहीं है, स्टिग्मा कैसा है, इन रिसेप्टिव है। तो बेसिकली लैंड करने के बावजूद भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टिग्मा इनएक्टिव है। यहाँ पे सेकंड वाला डायग्राम में आप देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, स्टिग्मा एक्टिव है और पोलन ग्रेन इमैच्योर है। सो बेसिकली क्या होगा कि एक एक्टिव और एक एक्टिव नहीं है, तो बेसिकली क्या करेंगे, ये इनहिबिट करेंगे सेल्फ पोलिनेशन को। तो लेकिन बेसिकली क्या होगा, सपोज करो ये वाला पोलन ग्रेन मैच्योर है और इसका स्टिग्मा मैच्योर है, तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला जो पोलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा के ऊपर आके लाई कर जाएगा। तो ये बेसिकली किस प्रोसेस को अपना रहा है, जियोटोनोगैमी, जो कि एग्जाम्पल है क्रॉस पोलिनेशन का इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। अगर जेनेटिक की बात करेंगे तो ज्यूटोनोमी किस कैसा होता है, ज्यूटोनोमी हमारा सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आता है, लेकिन इस यही दो जो प्रोसेस है ये जीनोगैमी को भी एक्टिवेट करेंगे। कैसे कि किसी और प्लांट का भी पोलन ग्रेन आके किसी और स्टेम पे लाई कर सकता है। तो सिंपली आप देखिए कि यहाँ पर पोलन ग्रेन बेसिकली कैसा है, यहाँ पे पोलन ग्रेन मैच्योर है, लेकिन यहाँ पे स्टिग्मा इमैच्योर है, मतलब इन रिसेप्टिव है। तो यहाँ इसका पोलन ग्रेन यहाँ पे आके लाई कर जाएगा, जहाँ पे स्टिग्मा कैसा होगा, मैच्योर होगा। सो ये जो प्रोसेस होगा ये किसको इवॉल्व कर रहा है, ज्यूटोनोगैमी को, जो क्रॉस पोलिनेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर होता है ये सेल्फ पोलिनेशन को इनिबिट करता है और आउटब्रीडिंग प्रोसेस करता है बाय दी प्रोसेस ऑफ ज्यूटोनोगैमी। इसमें अगर आप क्लियरली देखेंगे तो इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं है, ये करता है ज्यूटोनोगैमी, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन है ये मैच्योर है, ये इस वाले मैच्योर स्टिग्मा के ऊपर लाई कर रहा है, दैट इज वाई। अब आपको दो मेन चीजें हमेशा याद रखनी है इस वाले पॉइंट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइकोगैमी। ये डाइकोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के क्वेश्चन में आता है व्हाट इज डाइकोगैमी। अगर आपके एनसीईआरटी में केवल रिसेप्टिविटी के नेम से पूरा टॉपिक है, बट आपको नीट में पूछेगा व्हाट इज डाइकोगैमी, तो ये जो डाइकोगैमी होता है यही हमारा रिसेप्टिविटी होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ डाइकोगैमी इज कॉल्ड रिसेप्टिविटी और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। इसमें दो मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं, फर्स्ट प्रोटेंड्राई एंड प्रोटोगाइनेसी। ये प्रोटेंड्राई एंड प्रोटोगाइनी क्या होता है, अगर हम प्रोटेंड्राई की बात करें तो प्रो मतलब पहले, एंड्राई मतलब एंड्रोशियम, प्रो मतलब पहले, एंड्राई मतलब एंड्रोशियम। तो अगर हम प्रोटेंड्राई की बात करें तो प्रोटेंड्राई की डेफिनेशन है पोलर मैच्योर फर्स्ट बट स्टिग्मा नॉट रिसेप्टिव, मतलब स्टिग्मा हमारा एक्टिव नहीं है, पहले पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया लेकिन स्टिग्मा हमारा मैच्योर नहीं हुआ, तो दिस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रोटेंड्राई। और प्रोटोगाइनी मतलब प्रोटो मतलब पहले, गाइनी मतलब गाइनोशियम का पार्ट, गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट। तो यहाँ पे स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है फर्स्ट बट पोलन ग्रेन इमैच्योर होता है। तो दिस टू पॉइंट प्रोटो एंड्राई एंड प्रोटोगैनी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पूरे रिसेप्टिविटी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइकोगैमी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा।
सेकंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। जो सेकंड आउटब्रीडिंग प्रोसेस है फिर डिवाइस है वो हमारा पोजीशन। इसमें क्या होता है, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलूं, अगर प्लांट अपनी पोजीशन चेंज कर दे स्टिग्मा और पोलन ग्रेन की, तो सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा इनके अंदर, तो वेरिएशन बेसिकली आ पाएगा। कैसे आ पाएगा, क्योंकि इनके जो एंथर है एंड जो स्टिग्मा है वो अलग अलग पोजीशन पे हैं, ठीक है। इसकी वजह से बेसिकली सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, और सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा तो कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन होगा तो वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आएगा तो प्लांट लिव कर पाएगा। तो सबसे सिंपल इजी जो आउटब्रीडिंग प्रोसेस है वो पोजीशन है। इसमें बेसिकली क्या होगा, अगर आप डायग्राम को क्लियरली देखो तो जो स्टिग्मा होता है वो अपर पोर्शन पे होता है, लेकिन जो एंथर है वो एकदम उसके नीचे होता है, ओवरी के बिल्कुल नीचे होगा और साइज में बहुत छोटा होगा, ठीक है। इस वाले डायग्राम को देखो, आप इसको देखो, तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देख रहे हो तो एंथर बहुत छोटे साइज में है और स्टिग्मा तक नहीं जा रहे। लेकिन हमने अगर रिसेप्टिविटी में डायग्राम दिया था तो एंथर एकदम स्टिग्मा के ऊपर थे, यहाँ पे एंथर कैसे है, स्टिग्मा के बहुत नीचे हैं और उनकी हाइट बहुत कम है। इन हाइट कम होने से बेसिकली क्या होगा, ये पोलन ग्रेन नहीं पहुंच पाएंगे स्टिग्मा तक, और इनकी पोजीशन की वजह से सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। और कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन। अब बताते हैं क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगा। ये वाला जो ये वाला जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पे लाई कर जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ विंड, मतलब सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग प्लांट के बीच में पोलिनेशन हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेल्फ पोलिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर सेल्फ पोलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा और प्लांट के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है, इस ये वाला जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे लाई कर जाएगा स्टिग्मा के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन। या फिर इसका एंथर यहाँ पे लाई कर जाएगा, तो ये क्रॉस पोलिनेशन कर लेंगे, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि ये विंड में, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन क्यों नहीं कर सकते, बाय द प्रोसेस ऑफ विंड पोलिनेशन, जो हमने बेसिकली एनिमल फ्लाई में पढ़ा था, विंड के थ्रू पोलिनेशन होता है। लेकिन क्लास अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एयर है वो कैसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है इस डायरेक्शन में, ना कि नीचे से मूव करती है। तो नीचे से तो मूव करती नहीं है, तो जब वो नीचे से मूव नहीं कर रही, जब ये विंड इस तरफ मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो एंथर है ये इस पे टकराएंगे ओवरी पे, तो जब ओवरी पे एंथर टकराएंगे तो पोलन ग्रेन बेसिकली रिलीज आउट ही नहीं हो पाएंगे, और जब रिलीज आउट नहीं हो पाएंगे तो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सीधी सी बात है, जब विंड इस तरीके से चलेगी इस तरीके से, तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पोलर एंथर है ये यहाँ पे ओवरी से टकराएंगे, ठीक है। ओवरी से बेसिकली टकराने के बाद या फिर ओवरी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। इन एंथर को कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो ऊपर की तरफ जाने के लिए इनको नीचे से हवा चाहिए, लेकिन हवा तो नीचे से मूव ही नहीं करती, साइड से करती, तो दैट इज वाई ये पोजीशन की वजह से सेल्फ पोलिनेशन रुक जाता है और विंड पोलिनेशन भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता। बट इन केस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन वहां विंड का बहुत इफेक्टिव रोल होता है, क्योंकि यहाँ का पोलन ग्रेन इस सिस्टमा के ऊपर बाय द विंड प्रोसेस इजिली आ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेम फ्लावर के अंदर अगर अलग अलग पोजिशन है लाइक दिस, तो विंड पोलिनेशन भी, विंड से भी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है, सेम प्लांट के हो या फिर डिफरेंट प्लांट के हो, तो यहाँ पे विंड इफेक्ट करता है। तो दिस इज द सेकंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस विच इज पोजीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें तो ये ऑटोगैमी और सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करता है, ज्यूटोनोगैमी और जीनोगैमी को एनकरेज करता है। सो स्टूडेंट, जो हमारा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जो थर्ड डिवाइसेस है आउटब्रीडिंग का वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है ऐसे पर्टिकुलर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती फर्टिलाइजेशन करने की, ठीक है, उनको बोलते हैं इनफर्टाइल, ठीक है। आपने सुना होगा इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू बेबी प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती प्रोड्यूस करने की। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्लांट तीसरा मैकेनिज्म अपनाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैसा होगा, जेनेटिक मैकेनिज्म। तो इसको याद रखिए, नीट में क्वेश्चन आता है कि इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस व्हाट इज जेनेटिक मैकेनिज्म, पोजीशन, रिसेप्टिविटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और यूनिसेक्स। तो इसका आंसर है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज द जेनेटिक मैकेनिज्म इन विच प्लांट पोलन ग्रेन और स्टिग्मा इज इनफर्टाइल, ठीक है। या तो
यहाँ पे पोलन ग्रेन इनफर्टाइल होगा या फिर स्टिग्मा इनफर्टाइल होगा, ठीक है। फ्रॉम फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पोलिन जर्मिनेटिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ये डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम को आप क्लियरली देखेंगे तो आप एक चीज समझ जाएंगे, क्या कि क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन आके लैंड करता है, ये देखिए पोलन ग्रेन आके लैंड कर रहे हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो पोलन ट्यूब इमर्ज होती है, और जब ये पोलन ट्यूब इमर्ज होगी तो ये पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी? एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे बेसिकली ओव्यूल क्या करता है या फिर ओवरी क्या करती है, इस पोलन ट्यूब को इमर्ज ही नहीं होने देती, इस पोलन ट्यूब को इनिबिट कर देती है। जब ये पोलन ट्यूब इनिबिट हो जाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि ओवरी तक ही नहीं पहुंच पाएगा ये पोलन ट्यूब, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनफर्टाइल ऑफ पोलन ट्यूब बाय दी ओवरी। अब बेसिकली क्या होगा, ये तो एक मैकेनिज्म हुआ। अब दूसरा मैकेनिज्म में बेसिकली क्या होता है कि पोलन ट्यूब के अंदर कैपेबिलिटी है, मतलब पोलन ग्रेन के अंदर कैपेबिलिटी है पोलन ट्यूब इमर्ज करने की, लेकिन यहाँ पे स्टिग्मा जो है वो इनफर्टाइल है, कि स्टिग्मा के ऊपर आ भी जाएगा तो स्टिग्मा इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि ये सेम प्लांट का या फिर नहीं है। तो दिस प्रोसेस इज नॉट सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में ऑटोगैमी, जीनोगैमी, ज्यूटोनोगैमी नहीं होता, केवल जीनोगैमी होता है। कैसे? क्योंकि सपोज करो कि एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर हैं, उन सब फ्लावर को ये पता होता है कि ये तो हमारा ही एंथर है, तो ये सेम प्लांट का ही एंथर है जहां हम रहते हैं, तो ये इजीली समझ जाएगा। और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या फिर सेल्फ फर्टिलाइज, सेल्फ स्टेराइल और सेल्फ इनफर्टाइल करके इसको वहीं रोक देगा पोलन ट्यूब को, पोलन ट्यूब की ग्रोथ ही नहीं करेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन आके जब इसके ऊपर लैंड करेगा तब इसको पता चलेगा हाँ ये दूसरे प्लांट का है। अब हम क्रॉस पोलिनेशन की प्रोसेस में आ गए हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा है। तो दिस इज द थर्ड मैकेनिज्म विच यूज बाय द प्लांट इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल बहुत पूछते हैं कि किस प्लांट के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ज्यादा होता है, तो ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। तो इसके एग्जांपल क्या है? पोटैटो, टबैको एंड पिटूनिया। तो इन प्लांट में सबसे ज्यादा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रोसेस होता है। अब क्लास चौथा जो डिवाइस है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब आप सोच रहे होंगे अगर दोनों प्रेजेंट है तो सेल्फ पोलिनेशन इजीली हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कुछ प्लांट, बेसिकली दो टाइप के फ्लावर होते हैं प्लांट के अंदर। एक होता है यूनिसेक्सुअल जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ होते हैं, और कुछ प्लांट के फ्लावर के अंदर होता है बायसेक्सुअल, मतलब कि मेल एंड फीमेल अलग होते हैं। अगर हम पहले बायसेक्सुअल की बात करें तो बायसेक्सुअल में इजीली से आपको समझ में आ रहा है कि जो मेल है और फीमेल है वो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। एक प्लांट में मेल होगा, एक प्लांट में मेल होगा तो दूसरे प्लांट में फीमेल होगा, तो इजीली उसके अंदर जीनोगैमी ही होगा, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्लांट में केवल एक ही गैमेट प्रेजेंट है, या तो मेल है या फिर फीमेल है। तो बायोसेक्सुअल इज अपने आप में क्लियर है। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल की, तो यूनिसेक्सुअल में बेसिकली क्या होगा, यूनिसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल्स एक साथ होंगे। तो बेसिकली क्या होगा कि जब मेल एंड फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर होंगे, जैसे इस डायग्राम के अंदर है, तो पोलन ग्रेन बेसिकली रुक जाएंगे, सेल्फ पोलिनेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्लांट को पता चल जाएगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के थ्रू कि ये तो हमारा ही पोलन है और हमारे ही स्टिग्मा के ऊपर लाई कर रहा है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसको बेसिकली रोक लेंगे। अब बेसिकली क्या होगा, अगर सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर है तो उनके बीच में पोलिनेशन हो जाएगा, जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, लाइक दिस। ये देखिए, ये एक फ्लावर है प्लांट का, ये दूसरा फ्लावर है, तो दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पोलिनेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो बेसिकली ये ज्यूटोनोगैमी एंड जीनोगैमी को अलाउ करेगा, बाकी और किसी को अलाउ नहीं करेगा। तो इसके एग्जांपल क्या है? कैस्टर एंड दी मेज, दिस वन, कैस्टर एंड दी मेज इसके एग्जांपल है, जिनके अंदर ये प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो ये बेसिकली क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। क्लास आज का हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये, जिसको हम पढ़ना चाहेंगे। हमें अब ये समझना है मोनोशियस और डायोशियस क्या होता है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर पढ़ना चाहेंगे। मोनोशियस का मतलब होता है सिंगल, और अगर मोनोशियस की बात करूं तो यूनिसेक्सुअल। अब आप बोलेंगे कि ये तो सिंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये है कि ऐसे प्लांट, यानी एक ऐसा सिंगल प्लांट जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं मोनोशियस। और यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है बोथ, मेल प्रेजेंट है और फीमेल प्रेजेंट है।
यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसके अंदर मेल भी प्रेजेंट है फीमेल भी, उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। और मोनोशियस यहाँ पे क्यों लिखा गया है, अगर आपको कहीं पे मोनोशियस दिखे तो समझ जाना वो प्लांट यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब उसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है। मोनो मतलब सिंगल होता है, तो इसका मतलब ये है कि सिंगल प्लांट के अंदर दोनों प्रेजेंट है। और डायशियस का मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल। कहीं भी बायसेक्सुअल मिले तो इजीली समझ जाना वो डायशियस के बारे में बोल रहा है। डायशियस का मतलब क्या होता है, टू। तो इसका मतलब दो अलग अलग प्लांट के पास अलग अलग गैमेट हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट फीमेल गैमेट एंड डिफरेंट मेल गैमेट होता है। और डायशियस का मतलब होता है दो, कि दो अलग अलग प्लांट के अंदर ये अलग अलग मेल एंड फीमेल प्रेजेंट है। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।